इन 3 फैसलों में औलाद की सलाह कभी मत लेना, वरना बुढ़ापे में औलाद ही कहेगी तुम कौन हो। दोस्तों, ये वीडियो हर उन माता पिता के लिए एक चेतावनी भी है और एक सबक भी, जो अपनी संतान के प्रेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने बुढ़ापे की लाठी को ही काट कर फेंक देते हैं। जीवन का ये कड़वा सच है कि जब तक आपकी जेब में पैसा है और शरीर में ताकत है, तब तक दुनिया आपको सलाम करती है। लेकिन जैसे ही ये दोनों चीजें कम होने लगती हैं, रिश्तों की असली पहचान सामने आने लगती है। हमारे समाज में अक्सर देखा गया है कि माता पिता अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी कमाई और अपने सारे सपने बच्चों पर न्योछावर कर देते हैं। ये उनका फर्ज भी है और उनका प्यार भी। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब वे बुढ़ापे में भावनात्मक होकर कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल देते हैं। बुढ़ापा जीवन का वो दौर है जब इंसान को सहारे की, प्यार की और सम्मान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्य से यही वो दौर है जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला और उपेक्षित महसूस करता है। और ये उपेक्षा कोई और नहीं बल्कि वही संतान करती है जिसके लिए उस इंसान ने अपना सब कुछ मिटा दिया। आज की कहानी इसी हकीकत को बयां करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में कभी भी औलाद की सलाह नहीं लेनी चाहिए। ये 3 फैसले हैं अपनी संपत्ति का बंटवारा, अपनी जमा पूंजी का अधिकार और अपने जीने के तरीके का चुनाव। अगर इन 3 मामलों में आपने अपनी पकड़ ढीली की या भावुक होकर चाबी बच्चों के हाथ में सौंप दी, तो यकीन मानिए, जिस घर को आपने अपनी मेहनत की ईंटों से बनाया है, उसी घर में आपको एक कोने में पड़े रहने की जगह भी भीख में मांगनी पड़ेगी। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो श्रवण कुमार हैं, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन वक्त और हालात इंसान की नीयत बदल देते हैं। जब बहुएं घर में आती हैं, जब बच्चों की अपनी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो धीरे धीरे माता पिता की अहमियत कम होने लगती है। ऐसे में अगर आपके पास अपनी ताकत नहीं है तो आप बोझ बन जाते हैं। इसलिए आज की ये कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि आने वाले कल की एक ऐसी तैयारी है जो आपको बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाने से बचाएगी। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे प्यार अपनी जगह है और व्यावहारिकता अपनी जगह। तो चलिए, इस गंभीर और जीवन को बदल देने वाली चर्चा के साथ हम आज की कथा की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। शहर का नाम है धर्मपुर। धर्मपुर के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर और भव्य मकान था जिसका नाम था आनंद भवन। ये मकान सिर्फ ईंट गारे का ढांचा नहीं था, बल्कि एक इंसान की 40 साल की तपस्या का प्रमाण था। उस इंसान का नाम था सेठ दीनानाथ। दीनानाथ जी शहर के जाने माने कपड़ा व्यापारी थे। उनकी उम्र करीब 65 साल थी। चेहरे पर एक अजीब सा तेज और आंखों में अनुभव की चमक थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी दुकान से की थी। उस समय उनके पास न तो ज्यादा पैसा था और न ही कोई सहारा, बस थी तो उनकी मेहनत और उनकी पत्नी सुमित्रा का साथ। सुमित्रा जी एक बहुत ही सरल, धार्मिक और पतिव्रता महिला थी। उन्होंने दीनानाथ जी के हर सुख दुख में उनका साथ दिया था। जब दीनानाथ जी दुकान पर देर रात तक काम करते थे, तो सुमित्रा जी घर पर दिए की रोशनी में उनका इंतजार करती थी। दोनों ने मिलकर एक एक पैसा जोड़ा था। कभी अपनी इच्छाओं को मारा, कभी त्योहारों पर नए कपड़े नहीं खरीदे, ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके और बच्चों को अच्छी परवरिश दी जा सके। उनकी इस मेहनत का फल भी उन्हें मिला। धीरे धीरे उनकी छोटी सी दुकान एक बड़े शोरूम में बदल गई। शहर में दीनानाथ एंड सन्स का नाम बड़े सम्मान से लिया जाने लगा। उनके पास सब कुछ था, बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर और समाज में इज्जत। लेकिन दीनानाथ जी की सबसे बड़ी पूंजी उनके 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय बड़ा था और विजय छोटा। दीनानाथ जी ने दोनों को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने हमेशा चाहा कि उनके बच्चे वो सब हासिल करें जो वे खुद अपनी जवानी में नहीं कर पाए। अजय ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और विजय ने भी कॉमर्स में डिग्री ली थी। दोनों अब शादीशुदा थे और अपने अपने परिवार के साथ उसी आनंद भवन में रहते थे।
बाहर से देखने पर दीनानाथ जी का परिवार एक आदर्श परिवार लगता था। सुबह शाम घर में पूजा होती, त्योहारों पर रौनक रहती और आस पड़ोस के लोग उनकी खुशकिस्मती की मिसाल देते। लोग कहते कि दीनानाथ जी कितने भाग्यशाली हैं कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसे लायक बेटे और संस्कारी बहुएं मिली हैं। अजय की पत्नी का नाम रेखा था और विजय की पत्नी का नाम नीलिमा था। दोनों बहुएं भी पढ़ी लिखी थी। सब कुछ बहुत व्यवस्थित और सुंदर दिख रहा था। लेकिन कहते हैं न कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और बंद दरवाजों के पीछे की हकीकत अक्सर वैसी नहीं होती जैसी बाहर से दिखाई देती है। दीनानाथ जी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। वे पुराने जमाने के उसूलों पर चलने वाले व्यक्ति थे। घर में और दुकान पर दोनों जगह उन्हीं का सिक्का चलता था। वे मानते थे कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। घर का हर छोटा बड़ा फैसला उन्हीं की मंजूरी से होता था। चाहे घर में राशन आना हो या किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में क्या शगुन देना है, सब कुछ दीनानाथ जी ही तय करते थे। सुमित्रा जी हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी क्योंकि उन्हें अपने पति की समझ पर पूरा भरोसा था। लेकिन बेटों के बड़े होने के बाद ये अनुशासन धीरे धीरे एक तनाव में बदलने लगा था। हालांकि अजय और विजय पिता के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन दबी जुबान में वे अक्सर अपनी पत्नियों से शिकायत करते थे कि पिताजी अब भी उन्हें बच्चा समझते हैं। अजय अब व्यापार में पिता का हाथ बटाता था। वो दुकान पर बैठता था और ग्राहकों को संभालता था। विजय भी वही साथ में काम देखता था। लेकिन पैसे का सारा हिसाब किताब आज भी दीनानाथ जी के पास ही रहता था। शाम को दुकान बंद होने के बाद गल्ले का हिसाब दीनानाथ जी खुद चेक करते थे और तिजोरी की चाबी अपनी कमर में बांध कर रखते थे। बेटों को अगर अपने निजी खर्च के लिए पैसे चाहिए होते तो उन्हें पिता से मांगना पड़ता था। ये बात बहुओं को बहुत खटकती थी। रेखा अक्सर अजय से कहती कि आप दिन भर गधे की तरह खटते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। ये कैसी जिंदगी है। अजय उसे समझाता कि पिताजी ने ही सब कुछ बनाया है, उनका हक है और आखिर में सब हमारा ही तो होगा। लेकिन अंदर ही अंदर अजय को भी ये बात चुभती थी। कहानी में मोड़ तब आया जब दीनानाथ जी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। उम्र का असर अब उनके शरीर पर दिखने लगा था। घुटनों में दर्द रहता था और बीपी भी ऊपर नीचे होने लगा था। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी और कहा था कि ज्यादा तनाव लेना उनके दिल के लिए अच्छा नहीं है। इसी बात ने घर के माहौल को बदलने की शुरुआत कर दी। एक दिन रात के खाने के बाद जब पूरा परिवार हॉल में बैठा था तो अजय ने बहुत ही विनम्रता से बात छेड़ी। उसने कहा कि पिताजी, अब आपकी उम्र हो गई है। डॉक्टर ने भी आपको आराम करने को कहा है। आप क्यों रोज रोज दुकान की चिक चिक में पड़ते हैं। हम दोनों भाई अब काम संभाल सकते हैं। आप बस घर पर रहिए, आराम कीजिए और पूजा पाठ में मन लगाइए। दीनानाथ जी ने बेटे की बात सुनी और मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा कि बेटा उनकी सेहत को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि अरे बेटा, अभी मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। काम करता हूं तो शरीर चलता रहता है। घर पर बैठकर तो मैं बीमार हो जाऊंगा। और फिर ये दुकान मेरे लिए सिर्फ व्यापार नहीं है, मेरी जिंदगी है। वहां नहीं जाता तो मुझे चैन नहीं मिलता। विजय ने भी भाई का समर्थन करते हुए कहा कि पिताजी, भैया सही कह रहे हैं। जमाने के हिसाब से अब व्यापार के तरीके भी बदल रहे हैं। हम चाहते हैं कि अब आप अपनी बाकी जिंदगी सुकून से जिए। हमने देखा है कि आपने हमारे लिए कितनी मेहनत की है। अब हमारी बारी है कि हम आपकी सेवा करें। सुनने में ये बातें बहुत प्यारी और सम्मानजनक लग रही थी। सुमित्रा जी की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए कि उनके बेटे अपने पिता का इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन दीनानाथ जी, जो दुनियादारी की समझ रखते थे, कहीं न कहीं उनके मन के एक कोने में एक खटका सा हुआ। लेकिन उस समय उन्होंने इसे अपने मन का वहम मानकर टाल दिया। उन्हें लगा कि शायद वे ज्यादा शक कर रहे हैं, बच्चे तो भलाई ही चाह रहे हैं। उस रात बात वही खत्म हो गई, लेकिन उस बातचीत ने एक बीज बो दिया था। अगले कुछ दिनों तक घर में इसी बात पर चर्चा होती रही। बहुओं ने भी सास यानी सुमित्रा जी को समझाना शुरू कर दिया। रेखा कहती कि मान जी, आप ही पिताजी को समझाइए ना। अब उन्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, पोते पोतियों के साथ खेलना चाहिए। दुकान की टेंशन लेकर वे अपनी सेहत क्यों खराब कर रहे हैं।
सुमित्रा जी को ये बातें जंचने लगी। एक पत्नी होने के नाते वे भी चाहती थी कि उनके पति अब आराम करें। उन्होंने रात को दीनानाथ जी से कहा कि सुनिए, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं, सारी जिंदगी तो आपने काम ही किया है, अब कब अपने लिए जिएंगे? सब कुछ तो इन्हीं का है, आज नहीं तो कल इन्हें संभालना ही है, तो जीते जी इन्हें जिम्मेदारी देकर देखिए तो सही कि ये कैसे चलाते हैं। सुमित्रा जी की बातों का दीनानाथ जी पर असर हुआ। पत्नी का आग्रह वे कभी टाल नहीं पाते थे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि शायद अब वक्त आ गया है कि वे पीछे हट जाएं और नई पीढ़ी को कमान सौंप दे। आखिर किसके लिए कमाया है? इन्हीं के लिए तो। अगर वे जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। बहुत से बाप तो इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके बेटे काम नहीं करना चाहते। मुझे तो खुश होना चाहिए, यही सोचकर दीनानाथ जी का मन पिघलने लगा। लेकिन दीनानाथ जी ये नहीं जानते थे कि ये तो बस शुरुआत थी। ये आराम देने का प्रस्ताव उस बड़ी योजना का पहला कदम था जो अनजाने में या जानबूझकर उनके अधिकारों को छीनने के लिए बनाई जा रही थी। हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है, जब माता पिता को लगता है कि बच्चे उनकी सेवा करना चाहते हैं तो वे भावुक होकर अपने हथियार डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि प्रेम में अधिकार बीच में नहीं आना चाहिए, पर वे भूल जाते हैं कि जिस दिन अधिकार खत्म हो जाते हैं उस दिन से सम्मान भी शर्तों पर मिलने लगता है। कुछ दिनों बाद अजय और विजय एक नए प्रस्ताव के साथ पिता के पास आए। शाम का वक्त था। दीनानाथ जी अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठकर रामायण पढ़ रहे थे। अजय आया और उनके पैरों के पास बैठ गया और पैर दबाने लगा। दीनानाथ जी ने चश्मा उतारकर बेटे को देखा और पूछा कि क्या बात है बेटा, आज दुकान से जल्दी आ गए? अजय ने कहा कि हाँ पिताजी, थोड़ा काम था और आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। दीनानाथ जी ने किताब बंद करके मेज पर रख दी और बोले कि कहो, क्या बात है? अजय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि पिताजी, मार्केट में अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ लोन लेने की जरूरत है और कुछ नई मशीनें भी लगानी है। साथ ही कुछ सप्लायर्स अब जीएसटी नंबर और प्रोप्राइटरशिप के कागजों को लेकर दिक्कत करते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके नाम पर है और आप दुकान पर कम बैठते हैं। इससे कई बार बड़े ऑर्डर्स हाथ से निकल जाते हैं। विजय भी वहां आ गया और बोला कि हाँ पिताजी, और बैंक वाले भी कहते हैं कि अगर बिजनेस हमारे नाम पर ट्रांसफर हो जाए या कम से कम पार्टनरशिप में हमारा नाम आ जाए तो हमें आसानी से लोन मिल जाएगा और हम बिजनेस को डबल कर पाएंगे। दीनानाथ जी चुपचाप सुनते रहे। वे व्यापारी थे, इन तकनीकी बातों को समझते थे। उनका मन कह रहा था कि बिजनेस उनके नाम पर रहने से भी काम चल सकता है। बेटे केवल पावर ऑफ अटॉर्नी से भी काम कर सकते हैं। लेकिन बेटों का तर्क भी उन्हें गलत नहीं लग रहा था। अजय ने फिर कहा कि पिताजी, हम ये नहीं कह रहे कि आप मालिक नहीं रहेंगे, मालिक तो आप ही रहेंगे, बस कागजों में नाम जुट जाने से काम आसान हो जाएगा और फिर हमें भी समाज में थोड़ा मान मिलेगा कि पिताजी ने हमें काबिल समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। यही वो पल था जहां दीनानाथ जी को वो पहला फैसला लेना था जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, अपनी संपत्ति या व्यवसाय का अधिकार छोड़ना। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उनकी सालों की मेहनत और उनका मालिकाना हक था और दूसरी तरफ उनके बेटे थे जो तरक्की करना चाहते थे। क्या उन्हें बेटों की सलाह मान लेनी चाहिए? क्या उन्हें बिजनेस उनके नाम कर देना चाहिए या फिर अपनी पकड़ बनाए रखनी चाहिए? अगर वे मना करते तो बेटों को लगता कि पिता को उन पर भरोसा नहीं है, और अगर वे हाँ करते तो उनका अपना नियंत्रण खत्म हो जाता। उस रात दीनानाथ जी को नींद नहीं आई। वे करवटें बदलते रहे। सुमित्रा जी ने पूछा भी कि क्या हुआ, तो उन्होंने बस इतना कहा कि कुछ नहीं, बस व्यापार की बातें दिमाग में चल रही है। दीनानाथ जी सोच रहे थे कि आज तक उन्होंने हर फैसला अपने दिमाग से लिया है, लेकिन आज दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल भारी पड़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने बेटों को रोका तो घर में कलह हो सकती है। बच्चे सोचेंगे कि बूढ़ा अब भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से घर की शांति भंग हो। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल थोड़ा गंभीर था। बहुएं रसोई में काम कर रही थी, लेकिन उनके कान बाहर लगी बातों पर ही थे।
अजय और विजय पिता के जवाब का इंतजार कर रहे थे। दीनानाथ जी ने चाय की चुस्की ली और गंभीर आवाज में बोले कि मैंने तुम लोगों की बात पर विचार किया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से व्यापार में कोई रुकावट आए। अगर तुम्हें लगता है कि नाम बदलने से फायदा होगा तो ठीक है, तुम लोग वकील साहब से बात करके कागज तैयार करवा लो, मैं दस्तखत कर दूंगा। ये सुनते ही दोनों बेटों के चेहरे खिल गए। अजय ने आगे बढ़कर पिता के पैर छुए और कहा कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपका नाम और ऊंचा करेंगे। विजय ने भी खुशी जताई। अंदर रसोई में रेखा और नीलिमा ने भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। उन्हें लगा कि चलो पहला किला तो फतह हुआ। लेकिन दीनानाथ जी के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो बेटों के चेहरे पर थी। उनके अंदर एक अजीब सी खालीपन की भावना थी, जैसे उन्होंने अपने शरीर का कोई हिस्सा काटकर अलग कर दिया हो। उन्होंने ये फैसला औलाद की सलाह पर ले तो लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उनके बुढ़ापे की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला था। इस फैसले के साथ ही घर का समीकरण बदलने लगा। पहले जो सप्लायर और व्यापारी घर आकर दीनानाथ जी के पास बैठते थे और घंटों बातें करते थे, अब वे सीधे दुकान पर बेटों से मिलने लगे। घर पर फोन आने कम हो गए। दीनानाथ जी अब दिन भर घर पर ही रहते। शुरू में तो उन्हें अच्छा लगा कि आराम मिल रहा है। सुबह देर तक सोना, अखबार पढ़ना और शाम को पार्क में टहलना। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी अहमियत कम होती महसूस होने लगी। पहले जब वे शाम को घर लौटते थे तो एक विजेता की तरह महसूस करते थे। अब वे घर के एक सदस्य मात्र रह गए थे। एक दिन दीनानाथ जी ने अजय से कहा कि बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। पुराने दोस्त के पोते की शादी है, शगुन देना है। अजय ने कहा कि हाँ पिताजी, ले लीजिएगा, मैं शाम को आते वक्त ले आऊंगा। शाम को अजय आया, लेकिन पैसे लाना भूल गया। जब दीनानाथ जी ने याद दिलाया तो उसने माथे पर हाथ मारते हुए कहा कि अरे पिताजी, दिमाग से निकल गया, कल पक्का ला दूंगा। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन दीनानाथ जी को ये बहुत अजीब लगा। जिस तिजोरी की चाबी उनकी कमर में रहती थी और जिससे वे जब चाहे जितना चाहे पैसा निकाल सकते थे, आज उसी पैसे के लिए उन्हें बेटे के याददाश्त पर निर्भर रहना पड़ रहा था। अगले दिन अजय पैसे लाया, लेकिन उसने साथ में ये भी कहा कि पिताजी, आजकल मार्केट थोड़ा मंदा है, हाथ थोड़ा टाइट है, इसलिए देख दाग कर खर्च कीजिएगा। दीनानाथ जी सन्न रह गए। जिस आदमी ने लाखों का व्यापार खड़ा किया, उसे आज 5,000 रुपयों के साथ खर्च कम करने की नसीहत मिल रही थी। उन्हें गुस्सा तो आया, लेकिन वे पी गए। उन्होंने सोचा कि बेटा है, शायद सही कह रहा होगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी उस अपमान की जो धीरे धीरे उनके जीवन में जहर घोलने वाला था। अभी तो केवल व्यापार हाथ से गया था, अभी तो घर और बाकी संपत्तियां बाकी थी। और सबसे बड़ी बात, दीनानाथ जी की अपनी निजी जमा पूंजी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, वो भी अभी सुरक्षित थी। लेकिन लालच की भूख कभी शांत नहीं होती। जब बेटों और बहुओं ने देखा कि पिताजी ने दुकान आसानी से दे दी, तो उनकी नजर अब उस बड़े मकान आनंद भवन पर गड़ी थी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। और यहीं से शुरू हुआ दूसरा खेल। एक दिन रविवार की दोपहर थी, सर्दियों की धूप खिली थी। पूरा परिवार छत पर बैठा मूंगफली खा रहा था। माहौल बहुत खुशनुमा था। तभी छोटी बहू नीलिमा ने बात छेड़ी। उसने कहा कि बाबूजी, ये घर बहुत पुराना हो गया है, इसके रिपेयरिंग में ही बहुत पैसा लगता है, और अब तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कमरों की कमी पड़ने लगी है। क्यों ना हम इस पुराने ढांचे को तोड़कर यहाँ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवा ले। नीचे पार्किंग हो जाएगी, ऊपर हम सबके लिए अलग अलग फ्लोर बन जाएंगे और कुछ फ्लैट्स बेचकर अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। दीनानाथ जी को ये बात झटका देने वाली लगी। ये घर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े अरमानों से बनवाया था। घर का कोना कोना उनकी यादों से जुड़ा था। उन्होंने तुरंत मना कर दिया और कहा कि नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं ये घर नहीं टूटेगा। ये मेरे और तुम्हारी मां के खून पसीने की कमाई है। लेकिन इस बार बेटे चुप नहीं रहे। विजय ने कहा कि पिताजी, आप तो बस भावनाओं में बहते हैं, प्रैक्टिकल होकर सोचिए। शहर बदल रहा है, इतनी बड़ी जमीन का क्या फायदा जब हम ठीक से रह भी न पाए। पुराना घर मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। बहस बढ़ने लगी। सुमित्रा जी चुपचाप सुन रही थी। वे भी घर टूटने के पक्ष में नहीं थी,
लेकिन बहुओं के तानों से वे भी परेशान थी। बहुएं अक्सर कहती थी कि पुराना किचन है, काम करने में दिक्कत होती है, बाथरूम पुराने जमाने के हैं। उस दिन छत पर हुई उस चर्चा ने घर की शांति में एक और दरार डाल दी। दीनानाथ जी को समझ आ गया कि अब उनकी मर्जी के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी हैं। पहले जो सलाह थी अब वो दबाव बनने लगी थी। दीनानाथ जी उस रात छत पर अकेले टहल रहे थे। वे सोच रहे थे कि क्या उन्होंने दुकान सौंप कर गलती की? क्या अब घर के मामले में भी उन्हें झुकना पड़ेगा? उनके मन में एक डर बैठ गया था, असुरक्षा का डर। उन्हें लगने लगा था कि अगर उन्होंने घर भी बेटों के नाम कर दिया या इसे तोड़ने की इजाजत दे दी तो क्या गारंटी है कि उन्हें और सुमित्रा को उस नए घर में सम्मान मिलेगा? अभी तक तो वे घर के मालिक थे, इसलिए सब उनकी थोड़ी बहुत सुन लेते थे। लेकिन अगर घर ही नहीं रहा तो उनकी हैसियत क्या रह जाएगी? दोस्तों, ये स्थिति आज हमारे देश के लाखों घरों की कहानी है। माता पिता ये सोचकर सब कुछ दे देते हैं कि बच्चे खुश रहेंगे, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि राजा जब अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वो प्रजा से भी गया गुजरा हो जाता है। दीनानाथ जी अभी इस भंवर में फंसे ही थे कि एक और घटना घटी जिसने उन्हें पूरी तरह से हिला कर रख दिया। ये घटना उनकी उस गुप्त डायरी से जुड़ी थी जिसमें वे अपने बैंक अकाउंट्स और एफडी फिक्स डिपॉजिट्स का हिसाब रखते थे। दीनानाथ जी की वो डायरी उनकी अलमारी के सबसे सुरक्षित कोने में कपड़ों के नीचे दबी रहती थी। ये केवल एक डायरी नहीं थी, बल्कि उनकी और सुमित्रा जी की बची हुई जिंदगी की सुरक्षा कवच थी। इसमें उनके बैंक के फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की बचत और कुछ बॉन्ड्स का हिसाब किताब था। ये वो पैसा था जिसे उन्होंने कभी छुआ नहीं था, ये सोचकर कि जब शरीर साथ छोड़ देगा तब यही पैसा उनकी सेवा करवाएगा। उन्होंने ये बात आज तक अपने बेटों को भी नहीं बताई थी, क्योंकि वे जानते थे कि पैसे की चमक अच्छों की नीयत बदल देती है। लेकिन घर में जिस तरह का माहौल बन रहा था उसे देखकर दीनानाथ जी को अब अपनी उस डायरी की चिंता होने लगी थी। छत पर हुई उस बहस के बाद से घर का नक्शा ही बदल गया था। अजय और विजय ने तो खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका व्यवहार बहुत रूखा हो गया था। पहले जो बेटे आते जाते पिताजी से दो बातें कर लेते थे, अब वे नजरें चुराकर निकलने लगे। बहुओं के व्यवहार में भी एक अजीब सी तलखी आ गई थी। सुबह की चाय जो पहले बिस्तर पर मिल जाती थी, अब उसके लिए भी दीनानाथ जी को आवाज लगानी पड़ती थी। खाने की मेज पर जब वे बैठते तो बहुएं आपस में बातें करती रहती, लेकिन सास ससुर से पूछना भी जरूरी नहीं समझती कि उन्हें सब्जी और चाहिए या नहीं। ये खामोशी की सजा दीनानाथ जी को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। सुमित्रा जी, जो बहुत ही भावुक थी, इस बर्ताव को सहन नहीं कर पा रही थी। वे अक्सर अकेले में रोती और दीनानाथ जी से कहती कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी इन बच्चों के लिए होम कर दी, फिर आज हम इनके लिए बेगाने क्यों हो गए? दीनानाथ जी उन्हें समझाते कि ये वक्त का फेर है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें खुद भी पता था कि कुछ ठीक नहीं होने वाला, बल्कि हालात और बिगड़ने वाले हैं। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने दीनानाथ जी को अपना दूसरा सबसे गलत फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। वो महीना मार्च का था, यानी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने का समय। एक दिन दोपहर में डाकिया आया और बैंक का एक लिफाफा दे गया। उस वक्त दीनानाथ जी नहा रहे थे और सुमित्रा जी पूजा कर रही थी। दरवाजा बड़ी बहू रेखा ने खोला। लिफाफा दीनानाथ जी के नाम का था, लेकिन घर की बात समझकर रेखा ने उसे खोल लिया। उस लिफाफे में दीनानाथ जी की एफडी के रिन्यूअल की रसीद थी। रकम देखकर रेखा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें 25 लाख रुपए की एफडी का जिक्र था। रेखा ने तुरंत अपने कमरे में जाकर नीलिमा को बुलाया और वो रसीद दिखाई। दोनों बहुओं के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। उन्हें लगा कि बाऊजी ने हमसे ये बात छिपाई। हमारे पास पैसों की कमी है और ये लाखों रुपए दबाकर बैठे हैं। शाम को जब अजय और विजय घर आए तो बहुओं ने नमक मिर्च लगाकर ये बात उन्हें बताई। उन्होंने कहा कि देखा, पिताजी को हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वे कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है और बैंक में लाखों रुपए जमा कर रखे हैं। उस रात खाने की मेज पर एक अजीब सा सन्नाटा था। दीनानाथ जी समझ गए थे कि कुछ तो बात है। खाना खत्म होने के बाद अजय ने बात शुरू की।
उसने बहुत ही मायूस चेहरा बनाकर कहा कि पिताजी, मुझे आपसे माफी मांगनी है। दीनानाथ जी चौंक गए, बोले कि क्या हुआ बेटा? अजय ने कहा कि पिताजी, मैंने आपको बताया नहीं था कि बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। एक पार्टी हमारा माल लेकर भाग गई और ऊपर से बैंक की किस्त भी टूट गई है। अगर अगले 2 दिन में हमने 15-20 लाख रुपए जमा नहीं किए तो बैंक वाले दुकान सील कर देंगे और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विजय ने भी भाई का साथ देते हुए कहा कि हाँ पिताजी, हम बहुत परेशान हैं। हमने बाजार में भी लोगों से बात की, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट कोई देने को तैयार नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। शायद हमें ये घर गिरवी रखना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। घर का नाम सुनते ही सुमित्रा जी घबरा गई। वे बोली कि नहीं नहीं, घर नहीं बिकेगा, यही तो हमारी छत है। अजय ने तब अपना असली दाव खेला। उसने रसीद जेब से निकाली और मेज पर रख दी। उसने कहा कि पिताजी, आज डाक से ये रसीद आई थी, गलती से रेखा ने देख ली। आपके पास ये एफडी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। अगर आप बुरा न माने तो क्या हम इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं कसम खाता हूं कि जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं एक एक पैसा सूद समेत वापस कर दूंगा। अभी सवाल हमारी इज्जत का है पिताजी। अगर दुकान सील हो गई तो हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये दीनानाथ जी के जीवन का दूसरा सबसे कठिन पल था। दूसरा फैसला, अपनी जमा पूंजी सौंपना। उनके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ उनकी मेहनत की कमाई थी जो उनके बुढ़ापे का सहारा थी, और दूसरी तरफ उनके बेटे की इज्जत और उनका बनाया हुआ व्यापार था। दीनानाथ जी जानते थे कि नकद पैसा हाथ से गया तो वापस आना मुश्किल होता है, लेकिन अजय की बातें और विजय का लटका हुआ मुंह उनसे देखा नहीं जा रहा था। सुमित्रा जी ने भी दीनानाथ जी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और कहा कि सुनिए, पैसा तो हाथ का मैल है, फिर आ जाएगा। अभी बच्चों पर मुसीबत है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आखिर हम ये पैसा ऊपर तो ले नहीं जाएंगे। सुमित्रा जी की बात सुनकर और बेटों की परेशानी देखकर दीनानाथ जी का पिता वाला दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा कि अगर आज मैंने पैसों को पकड़ कर रखा और कल को बेटों का बिजनेस डूब गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और फिर ये मेरे ही तो बेटे हैं, इन्होंने कसम खाई है कि लौटा देंगे। अपनों पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? दीनानाथ जी ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से वो रसीद उठाई। उन्होंने अजय की तरफ बढ़ाई और कहा कि ठीक है, कल बैंक चलकर इसे तुड़वा लेते हैं, लेकिन बेटा, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, इसे ध्यान से इस्तेमाल करना। अजय और विजय ने तुरंत पिताजी के पैर पकड़ लिए। अजय की आंखों में आंसू आ गए, जो शायद असली थे या नाटक, ये कहना मुश्किल था। और वो बोला कि पिताजी, आप भगवान हैं, आपने हमें बचा लिया, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। अगले दिन दीनानाथ जी बैंक गए। उन्होंने अपनी 25 लाख की एफडी तुड़वा दी और सारा पैसा अजय के खाते में ट्रांसफर करवा दिया। बैंक मैनेजर, जो दीनानाथ जी को बरसों से जानता था, उसने दबी जुबान में पूछा भी कि सेठ जी, बुढ़ापे के लिए यही तो सहारा होता है, सारा एक साथ क्यों निकाल रहे हैं? दीनानाथ जी ने मुस्कुराकर कहा कि अरे मैनेजर साहब, औलाद से बढ़कर कौन सा सहारा है? जब औलाद लायक हो तो पैसे की क्या चिंता। लेकिन दीनानाथ जी नहीं जानते थे कि उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। जिस पैसे के दम पर वे अब तक सिर उठाकर चलते थे, अब वो उनके हाथ से निकल चुका था। अब वे पूरी तरह से 100% अपने बेटों पर निर्भर हो चुके थे, रहने के लिए भी और एक एक पैसे के लिए भी। शुरुआत के कुछ महीने तो सब ठीक रहा। बेटों ने दिखाया कि बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया है। घर में उनकी इज्जत भी थोड़ी बढ़ गई थी। बहुएं फिर से पूछ परख करने लगी थी। दीनानाथ जी को लगा कि उनका फैसला सही था। घर में शांति लौट आई थी, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति थी। जैसे जैसे वक्त बीता, असलियत सामने आने लगी। 6 महीने बाद दीनानाथ जी को अपने चश्मे का नंबर बदलवाना था और दांतों में भी कुछ तकलीफ थी। उन्होंने सुबह नाश्ते पर अजय से कहा कि बेटा, मुझे डॉक्टर के पास जाना है और चश्मा भी नया बनवाना है। मुझे 2-3 हजार रुपए चाहिए थे। अजय अखबार पढ़ रहा था। उसने बिना नजर उठाए कहा कि पिताजी, अभी तो परसों ही मैंने माँ को सब्जी के लिए 500 रुपए दिए थे, वो खत्म हो गए क्या?
दीनानाथ जी को धक्का लगा। उन्होंने कहा कि बेटा, वो तो घर के खर्च के लिए थे, ये मेरी दवाई और चश्मे के लिए है। अजय ने झुंझलाते हुए अखबार पटका और कहा कि पिताजी, आपको पता है मंदी कितनी है, ऊपर से आप लोगों के खर्चे कम होने का नाम नहीं लेते। कभी दवाई, कभी चश्मा, कभी दान पुण्य। ठीक है, शाम को देखूंगा। दीनानाथ जी का चेहरा फक पड़ गया। ये वही बेटा था जो 6 महीने पहले पैरों में गिरकर कह रहा था कि पिताजी आप भगवान हैं। आज 2000 रुपए के लिए वो उन्हें खर्चे गिना रहा था। सुमित्रा जी रसोई से सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। शाम को अजय आया, लेकिन पैसे नहीं लाया। उसने कहा कि भूल गया। दीनानाथ जी समझ गए कि ये भूलना नहीं, टालना है। अब घर में दीनानाथ जी और सुमित्रा जी की स्थिति एक अनचाहे मेहमान जैसी हो गई थी। वे उस घर में रह तो रहे थे, लेकिन अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते थे। अगर पंखा ज्यादा देर चलता तो नीलिमा आकर बंद कर देती और कहती कि बिजली का बिल बहुत आता है। अगर सुमित्रा जी गैस पर कुछ एक्स्ट्रा बनाने लगती तो रेखा टोक देती कि मांझी गैस महंगी हो गई है। छोटी छोटी बातों पर उन्हें ये एहसास दिलाया जाता कि वे अब उत्पादक नहीं हैं, बल्कि उपभोक्ता है। वे कमा नहीं रहे, सिर्फ खर्च करवा रहे हैं। पैसे की निर्भरता इंसान का आत्मसम्मान खत्म कर देती है। दीनानाथ जी, जो कभी शहर के प्रतिष्ठित सेठ थे, अब अपनी ही घर की चारदीवारी में कैदी बनकर रह गए थे। उनके पास न तो अब दुकान का अधिकार था और न ही अपनी जमा पूंजी। उनके पास बचा था तो सिर्फ ये मकान आनंद भवन, जो अभी भी उनके नाम पर था। और यही वो आखिरी चीज थी जो बेटों और बहुओं की आंखों में खटक रही थी। घर में अब आए दिन झगड़े होने लगे थे। बहुएं आपस में लड़ती, लेकिन उनकी लड़ाई का असली निशाना सास ससुर होते। वे जोर जोर से कहती कि इस छोटे से घर में दम घुटता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें अलग कमरा चाहिए। बुढ़े बुढ़िया ने तो पूरी जगह घेर रखी है। ये बातें दीनानाथ जी के कानों में पिघले शीशे की तरह उतरती थी। एक दिन दीनानाथ जी पार्क में अपने पुराने मित्र शर्मा जी के साथ बैठे थे। शर्मा जी भी रिटायर्ड थे। दीनानाथ जी ने दुखी मन से अपनी व्यथा सुनाई। शर्मा जी ने कहा कि दीनानाथ, तुमने 2 गलतियां तो कर दी, बिजनेस छोड़ा और पैसा भी दे दिया, लेकिन अब खबरदार, जो तीसरी गलती की। दीनानाथ जी ने पूछा, कौन सी तीसरी गलती? शर्मा जी बोले, अपने जीने के तरीके का चुनाव और अपनी आजादी औलाद के नाम करना, यानी अपना मकान कभी मत छोड़ना और न ही उनके कहने पर अपनी दिनचर्या बदलना। लेकिन दीनानाथ जी नहीं जानते थे कि घर में उनके खिलाफ एक और बड़ी साजिश रची जा रही है। बेटे और बहुएं अब समझ चुके थे कि सीधे तरीके से पिताजी घर बेचने या इसे तोड़कर फ्लैट बनाने के लिए नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने अब एक ऐसा तरीका अपनाने की सोची जो भावनात्मक रूप से दीनानाथ जी को तोड़ दे। शर्मा जी की चेतावनी दीनानाथ जी के कानों में गूंज रही थी, तीसरी गलती मत करना, अपना घर और अपनी आजादी मत खोना। लेकिन दीनानाथ जी ये नहीं जानते थे कि घर के अंदर उनके खिलाफ जो युद्ध छिड़ने वाला था, वो हथियारों से नहीं बल्कि भावनाओं और बेरुखी से लड़ा जाने वाला था। बेटे और बहुओं ने एक नई रणनीति बनाई थी। इसे हम उपेक्षा का हथियार कह सकते हैं। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। पहले तो छोटी मोटी बहस होती थी, लेकिन अब घर में एक डरावना सन्नाटा पसर गया। अजय और विजय काम से आते सीधे अपने कमरों में चले जाते। बहुएं खाना बनाती, दीनानाथ जी और सुमित्रा जी की थाली मेज पर रख देती और अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती। कोई उनसे ये भी नहीं पूछता कि खाना कैसा बना है या उन्हें और रोटी चाहिए या नहीं। जो पोते पोतिये पहले दादा दादी की कहानियों के बिना नहीं सोते थे, अब उन्हें भी अपनी माओं ने पट्टी पढ़ा दी थी। बच्चे अब दादा के पास आने से कतराने लगे। अगर दीनानाथ जी किसी बच्चे को आवाज भी देते तो बहुएं तुरंत टोक देती, अरे पिंकी, इधर आओ, दादाजी को परेशान मत करो, उन्हें आराम करने दो। ये आराम करने दो का जुमला दरअसल एक दीवार थी जो उनके और उनके परिवार के बीच खड़ी की जा रही थी। दीनानाथ जी को महसूस होने लगा कि वे अपने ही घर में एक अदृश्य इंसान बन गए हैं। वे हॉल में बैठे रहते, लोग उनके सामने से निकल जाते जैसे वहां कोई बैठा ही न हो। ये मानसिक प्रताड़ना
किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा गहरी थी। सुमित्रा जी का रो रोकर बुरा हाल था। वे कहती कि इससे तो अच्छा था हम गांव चले जाते, कम से कम वहां लोग बात तो करते हैं। इसी तनाव के बीच एक रात जब दीनानाथ जी और सुमित्रा जी अपने कमरे में उदास बैठे थे, अजय और विजय उनके पास आए। उनके चेहरे पर एक बनावटी गंभीरता थी। अजय ने कहा कि पिताजी, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। दीनानाथ जी का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। उन्होंने कहा, हाँ बोलो। अजय ने भूमिका बांधते हुए कहा कि पिताजी, आप देख रहे हैं कि घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा। जगह की कमी की वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बहुओं में भी खटपट रहती है। ये पुराना घर अब हमारी जरूरतों के हिसाब से छोटा पड़ रहा है। विजय ने तुरंत बात जोड़ी, और पिताजी, इस घर की मरम्मत में भी बहुत खर्चा आ रहा है। कल ही छत का प्लास्टर गिर गया था। भगवान का शुक्र है कि किसी को चोट नहीं लगी। दीनानाथ जी समझ गए कि बात किस तरफ जा रही है। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा कि तो तुम लोग क्या चाहते हो? अजय ने बहुत ही प्यार से समझाया कि पिताजी, हमारे एक जानकार बिल्डर है। वे इस जमीन के बदले हमें बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हैं। वे यहाँ एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनाएंगे। हमें उसके बदले में 4 आलीशान फ्लैट्स और ऊपर से कुछ नकद रकम भी मिलेगी। हम सोच रहे थे कि हम सब एक नई और मॉडर्न सोसाइटी में शिफ्ट हो जाएं। दीनानाथ जी ने तुरंत विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ये घर नहीं बिकेगा। ये मेरी निशानी है। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं और तुम्हारी माँ यही रहेंगे। लेकिन इस बार बेटों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। विजय ने बहुत ही दुखी होकर कहा कि पिताजी, हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप हमारे भगवान हैं। लेकिन अगर आप जिद करेंगे तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। दरअसल हमने शहर के दूसरे कोने में एक किराए का फ्लैट देख लिया है। हम अगले महीने वहां शिफ्ट हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि बच्चे इस पुराने और टूटते हुए घर में रहें। हम तो बस यही चाहते थे कि हम सब साथ रहें, एक ही छत के नीचे, एक बड़ी सोसाइटी में जहां पार्क हो, लिफ्ट हो, सिक्योरिटी हो। वहां आपको भी चलने फिरने में आसानी होती। लेकिन अगर आपको ईंट पत्थरों से इतना ही प्यार है तो ठीक है, हम चले जाएंगे। बस हमें इस बात का दुख रहेगा कि बुढ़ापे में हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। ये धमकी थी, अकेलेपन की धमकी। दीनानाथ जी और सुमित्रा जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सुमित्रा जी घबरा गई। उनके लिए तो परिवार ही सब कुछ था। बेटों के बिना, पोते पोतियों के बिना वे इस बड़े से भूथा घर में कैसे रहेंगी? उन्होंने दीनानाथ जी का हाथ पकड़ लिया और आंखों में मिन्नत करने लगी कि बच्चों को मत जाने दो। दीनानाथ जी के सामने अब धर्म संकट था। शर्मा जी की सलाह याद थी, लेकिन सामने पत्नी के आंसू और बेटों का फैसला था। वे सोचने लगे कि अगर बच्चे चले गए तो हम दोनों बूढ़े इस घर में कैसे जिएंगे? बीमार पड़ गए तो पानी कौन देगा? सुरक्षा का क्या होगा? बुढ़ापे में इंसान सबसे ज्यादा डरता है अकेलेपन से और अपनी सुरक्षा से। बेटे इसी डर का फायदा उठा रहे थे। अजय ने देखा कि पिताजी का आत्मविश्वास डगमगा रहा है। उसने लोहे पर चोट मारते हुए कहा कि पिताजी, सोचिए मत। वो नई सोसाइटी बहुत अच्छी है। वहां आपके लिए ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट लेंगे। सामने ही पार्क होगा। आपके हमउम्र बहुत से लोग वहां रहते हैं। सत्संग भवन भी पास में है। यहाँ इस मोहल्ले में अब बचा ही कौन है? सब पुराने लोग तो चले गए। वहां हम सब साथ रहेंगे। बस दीवारें अलग होंगी, दिल तो एक ही रहेंगे ना। हम तो आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। इस पुराने घर को आप कब तक छाती से लगाकर रखेंगे? सुमित्रा जी अब चुप नहीं रह पाई। वे बोल पड़ी कि सुनिए, मान जाइए ना, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर ये चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे तो अपने नाती पोतों के साथ रहना है। घर का क्या है, घर तो इंसानों से बनता है। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी की रही सही हिम्मत भी टूट गई। उन्होंने सोचा कि शायद मैं ही जिद्दी हो रहा हूं। जमाना बदल गया है। बच्चे तरक्की करना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। मुझे उनकी राह का रोड़ा नहीं बनना चाहिए। और फिर वे कह तो रहे हैं कि हम सब साथ रहेंगे, फ्लैट भी मेरे ही नाम होगा, तो हर्ज क्या है? यही वो पल था जब दीनानाथ जी ने अपनी तीसरी और सबसे घातक गलती कर दी। उन्होंने अपने जीने के तरीके और आवाज की स्वतंत्रता पर
औलाद की सलाह मान ली। उन्होंने गहरी सांस छोड़ी और कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी मां की यही इच्छा है और तुम सबकी खुशी इसी में है तो मैं तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, जो फ्लैट मिलेगा वो मेरे और तुम्हारी मां के नाम पर होगा। अजय और विजय की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अजय ने कहा कि अरे पिताजी, बिल्कुल, वो फ्लैट आप ही का होगा, हम तो बस आपके सेवक हैं। अगले कुछ हफ्तों में सारी कागजी कार्यवाही पूरी हो गई। आनंद भवन का सौदा एक बिल्डर से तय हो गया। दीनानाथ जी ने उस घर के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए महसूस किया जैसे वे अपनी मृत्यु के वारंट पर दस्तखत कर रहे हों। जिस घर की एक एक ईंट उन्होंने अपने सपनों से जोड़ी थी, आज वो उनके हाथ से निकल गया। बदले में उन्हें शहर के बाहरी इलाके में बन रही एक नई सोसाइटी में एक 3 BHK 3 कमरों का फ्लैट मिला। बाकी जो पैसा नकद मिला उससे अजय और विजय ने अपने लिए उसी सोसाइटी में ऊपर की मंजिलों पर 2 अलग अलग फ्लैट बुक कर लिए और बाकी पैसा अपने तथाकथित बिजनेस में लगा दिया। शिफ्टिंग का दिन बहुत ही भावुक था। दीनानाथ जी ने घर की दीवारों को हाथ लगाकर विदाई दी। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। सुमित्रा जी भी रो रही थी, लेकिन बेटे और बहुएं बहुत खुश थे। वे नए फर्नीचर, नए पर्दों और नई सजावट की बातें कर रहे थे। उन्हें माता पिता के आंसुओं से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस अपनी आजादी और पैसा दिख रहा था। नई सोसाइटी में शिफ्ट होने के बाद कुछ दिन तो सब ठीक लगा। फ्लैट नया था, साफ सुथरा था, लिफ्ट थी, पार्क था। दीनानाथ जी को लगा कि शायद फैसला गलत नहीं था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जिस शर्त पर दीनानाथ जी ने घर बेचा था कि फ्लैट उनके नाम होगा, उसमें एक पेंच था। रजिस्ट्री के वक्त अजय ने बहुत ही चालाकी से कहा था कि पिताजी, आपकी उम्र ज्यादा है, लोन और टैक्स के चक्कर में प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होने से फायदा मिलेगा। आप तो घर के मुखिया हैं, कागज पर किसी का भी नाम हो, क्या फर्क पड़ता है। और दीनानाथ जी, जो पहले ही सब कुछ हार चुके थे, वे इस बार भी चुप रह गए। फ्लैट अजय के नाम पर रजिस्टर हुआ। अब स्थिति यह थी कि दीनानाथ जी के पास न तो अपनी दुकान थी, न अपनी जमा पूंजी और न ही अपने सिर पर अपनी छत। वे पूरी तरह से कानूनी रूप से भी अपने बेटे के घर में मेहमान थे। कुछ ही महीनों में आधुनिक जीवन का रंग दिखने लगा। अजय और रेखा जिस तरह से रहना चाहते थे, वो दीनानाथ जी और सुमित्रा जी के संस्कारों से मेल नहीं खाता था। देर रात तक पार्टियां होना, दोस्तों का आना जाना, घर में नॉन वेज बनना और शराब चलना शुरू हो गया। दीनानाथ जी पूजा पाठ वाले आदमी थे। उन्हें इन सब चीजों से सख्त नफरत थी। जब उन्होंने विरोध किया तो रेखा ने पलटकर जवाब दिया कि बाबूजी, ये फ्लैट सोसाइटी का है, यहाँ ऐसे ही लाइफस्टाइल होती है। अगर आपको दिक्कत है तो आप अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया कीजिए। ये जवाब सुनकर दीनानाथ जी सन्न रह गए। दरवाजा बंद कर लिया कीजिए, इसका मतलब साफ था कि अब इस घर में उनकी कोई आवाज नहीं थी। उन्हें बस एक कोने में पड़े रहना था। धीरे धीरे उन्हें उनके कमरे तक सीमित कर दिया गया। पहले वे हॉल में सोफे पर बैठते थे, लेकिन अब रेखा ने वहां नए डिजाइन के शो पीस और महंगे सोफे लगा दिए थे और इशारों में कह दिया था कि बूढ़े लोगों के बैठने से कुशन खराब हो जाते हैं। सुमित्रा जी रसोई में मदद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ये कहकर मना कर दिया जाता कि आपको मॉडर्न कुकिंग नहीं आती, आप बस बीच में मत आइए। वे दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बैठे रहते। बाहर हॉल से बच्चों के हंसने की, टीवी की और पार्टियों की आवाजें आती, लेकिन उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई मेहमान आता तो दीनानाथ जी को बाहर नहीं बुलाया जाता, बल्कि मेहमानों से कह दिया जाता कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वे आराम कर रहे हैं। इस तरह उन्हें समाज से भी काट दिया गया। सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब एक दिन सोसाइटी के गार्ड ने दीनानाथ जी को गेट पर रोक लिया। दीनानाथ जी शाम को टहलकर लौट रहे थे। गार्ड नया था। उसने पूछा कि बाबा, आप किस फ्लैट में जा रहे हैं? दीनानाथ जी ने कहा कि मैं 101 में अजय के यहाँ रहता हूँ। गार्ड ने इंटरकॉम पर फोन किया। अजय ने फोन नहीं उठाया। गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि जब तक साहब कंफर्म नहीं करेंगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। दीनानाथ जी आधे घंटे तक गेट पर खड़े रहे।
आते जाते लोगों की नजरें उन पर पड़ रही थी। उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वे वहीं जमीन पर बैठ गए। बाद में जब विजय आया तब वो उन्हें अंदर ले गया, लेकिन उसने गार्ड को डांटने के बजाय पिताजी से ही कहा कि आप बिना बताए बाहर क्यों जाते हैं, हमें परेशानी होती है। उस रात दीनानाथ जी को समझ आ गया कि शर्मा जी ने क्यों कहा था कि अपनी आजादी कभी मत खोना। आज वे एक आलीशान जेल में कैद थे। उनके पास एसी कमरा था, गद्देदार बिस्तर था, लेकिन सम्मान का एक कतरा भी नहीं था। वे उस भिखारी से भी बदतर महसूस कर रहे थे जो फुटपाथ पर सोता है लेकिन अपनी मर्जी का मालिक होता है। लेकिन नियति को अभी उनकी और परीक्षा लेनी थी। अभी तो सिर्फ उपेक्षा मिल रही थी, अब बारी थी अस्तित्व के संकट की। एक दिन अजय और विजय ने एक नया फरमान सुनाया। उन्होंने कहा कि पिताजी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। हम दोनों भाइयों ने फैसला किया है कि हम ये शहर छोड़कर दूसरे राज्य में शिफ्ट होंगे। वहां बिजनेस के अच्छे मौके हैं। दीनानाथ जी और सुमित्रा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित्रा जी ने कांपती आवाज में पूछा कि तो हमारा क्या होगा, हम भी साथ चलेंगे क्या? अजय ने नजरें चुराते हुए कहा कि नहीं मां, वहां शुरुआत में बहुत संघर्ष होगा। हम छोटे घरों में रहेंगे, आप लोगों को वहां बहुत तकलीफ होगी, इसलिए हमने सोचा है कि। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन दीनानाथ जी समझ गए कि वो क्या कहना चाहता है। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या वे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रहे हैं या फिर उन्हें यही छोड़कर जाने वाले हैं? उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस औलाद के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपना पैसा और अपना घर सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो एक दिन उन्हें अपने जीवन से मक्खी की तरह निकाल फेंकने की योजना बनाएगी। इस तीसरी गलती ने उन्हें उस मुकाम पर ला खड़ा किया था जहां उनके पास ना कहने का भी अधिकार नहीं बचा था। अजय ने अपनी बात पूरी की। उसने कहा कि हमने शहर के पास ही एक बहुत अच्छा सेवा सदन देखा है। वो कोई आम वृद्धाश्रम नहीं है, बल्कि एक रिजॉर्ट जैसा है। वहां डॉक्टर हैं, नर्सें हैं और आप जैसे बहुत से बुजुर्ग हैं। वहां सत्संग होता है, भजन कीर्तन होता है। हमने सोचा है कि आप दोनों के लिए वो जगह सबसे सही रहेगी। वहां आपको खाने पीने की चिंता नहीं करनी होगी, कपड़े धोने की टेंशन नहीं होगी, सब कुछ टाइम पर मिलेगा। और हम तो है ही, जब भी शहर आएंगे आपसे मिलने जरूर आएंगे। दीनानाथ जी और सुमित्रा जी के कानों में ये शब्द किसी पिघले हुए लोहे की तरह पड़े। सेवा सदन नाम कितना सुंदर था, लेकिन इसका असली मतलब था घर से निष्कासन। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही बेटा उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा रहा था, वो भी ये कहकर कि ये उनकी भलाई के लिए है। सुमित्रा जी तो ये सुनकर पत्थर की मूरत बन गई थी। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बस आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। दीनानाथ जी ने कांपते हुए होठों से पूछा कि बेटा, क्या तुम हमें घर से निकाल रहे हो? क्या हम तुम पर इतना बोझ बन गए हैं? विजय ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा कि अरे पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। निकालना कौन कह रहा है? हम तो शिफ्ट हो रहे हैं ना। वहां नए शहर में नए काम में हम इतना व्यस्त रहेंगे कि आपका ध्यान ही नहीं रख पाएंगे। वहां आप अकेले फ्लैट में बोर हो जाएंगे, बीमार पड़ गए तो कौन देखेगा? यहाँ इस आश्रम में कम से कम आप सुरक्षित तो रहेंगे। हम तो आपकी सुरक्षा के लिए ही ये फैसला ले रहे हैं और हमने वहां बात कर ली है। वहां की फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हम देंगे। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, फीस हम देंगे। ये वाक्य सुनकर दीनानाथ जी को अपनी वो 25 लाख की एफडी याद आ गई जो उन्होंने बेटे के कहने पर तोड़ दी थी। आज उनके ही पैसों से उन्हें ही घर से बाहर रखने का किराया चुकाने की बात हो रही थी। कैसा क्रूर मजाक था ये वक्त का। उन्होंने अजय की आंखों में देखा। शायद वहां थोड़ी शर्म बची हो, लेकिन वहां सिर्फ व्यावहारिकता थी, छुटकारा पाने की जल्दी थी। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। दीनानाथ जी और सुमित्रा जी अपने कमरे में अंधेरे में बैठे रहे। बाहर हॉल में बेटे और बहुएं सामान्य रूप से बातें कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे अपनी पैकिंग की लिस्ट बना रहे थे। उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं था कि उन्होंने अपने माता पिता का दिल तोड़ दिया है। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सही समाधान ढूंढ लिया है। अगले दिन सुबह अजय ने कहा कि पिताजी, चलिए आज आपको वो जगह दिखा लाते हैं
आप एक बार देख लेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। दीनानाथ जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे एक कठपुतली बन चुके थे जिसकी डोर बेटों के हाथ में थी। वे और सुमित्रा जी चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत इलाके की तरफ बढ़ी। काफी देर बाद गाड़ी एक बड़े गेट के सामने रुकी। गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आनंद धाम वरिष्ठ नागरिक आवास। इमारत बाहर से सुंदर थी, बगीचा था, साफ सफाई थी। अजय और विजय बड़े उत्साह के साथ उन्हें अंदर ले गए। वहां का मैनेजर, जो एक बहुत ही मीठी बोली बोलने वाला व्यक्ति था, उसने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें पूरा आश्रम दिखाया। वहां एक कॉमन हॉल था जहां टीवी लगा था, एक डाइनिंग हॉल था और छोटे छोटे कमरे थे। सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, बहुत साफ था। लेकिन वहां एक चीज की कमी थी, जीवन की। दीनानाथ जी ने वहां रह रहे लोगों के चेहरों को ध्यान से देखा। सब साफ सुथरे कपड़ों में थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वे जिंदा तो थे, लेकिन जी नहीं रहे थे। वे बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। एक कोने में बैठी एक बुजुर्ग महिला बार बार गेट की तरफ देख रही थी। दीनानाथ जी ने हिम्मत करके उनसे पूछा कि माताजी, आप किसका इंतजार कर रही हैं? उस महिला ने फीकी मुस्कान के साथ कहा कि मेरा बेटा पिछले महीने मुझे यहाँ छोड़ गया था। उसने कहा था कि अगले इतवार को आएगा। आज चौथा इतवार है, शायद आज आ जाए। ये सुनकर दीनानाथ जी की रूह कांप गई। उन्हें अपना भविष्य उस महिला के चेहरे में साफ दिखाई दे रहा था। ये आनंद धाम नहीं, बल्कि अंतिम स्टेशन था जहां बुजुर्गों को बेकार हो चुके सामान की तरह डंप कर दिया जाता था। मैनेजर ने अजय को एक कमरे में ले जाकर फीस और कागजी कार्यवाही समझाई। दीनानाथ जी ने सुना। मैनेजर कह रहा था कि सर, अगर आप एक साथ 1 साल की फीस जमा कर देंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अजय ने तुरंत चेक बुक निकाल ली। उसे डिस्काउंट की खुशी थी, इस बात का गम नहीं कि वो अपने पिता का सौदा कर रहा है। वापस लौटते समय गाड़ी में सन्नाटा था। सुमित्रा जी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अजय से कहा कि बेटा, मुझे वहां नहीं जाना। मुझे वो जगह अस्पताल जैसी लगती है। वहां मेरा दम घुट जाएगा। मैं तुम्हारे साथ नए शहर में चलूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। मैं घर का सारा काम कर दूंगी, बच्चों को संभाल लूंगी। बस मुझे अपने साथ ले चलो। सुमित्रा जी की ये गिड़गिड़ाहट सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाता। लेकिन अजय और विजय ने अपना मन पक्का कर लिया था। रेखा ने पीछे से कहा कि मान जी, आप जिद क्यों कर रही हैं? वहां हम छोटा फ्लैट ले रहे हैं, वहां जगह नहीं है। और फिर नौकरानी की तरह काम करने की क्या जरूरत है? इस उम्र में आपसे काम करवाएंगे तो समाज क्या कहेगा? वहां आश्रम में आपको पकी पकाई रोटी मिलेगी, आराम से रहिए ना। सुमित्रा जी रोने लगी। उन्होंने दीनानाथ जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इन्हें मना कीजिए, मैं वहां मर जाऊंगी। दीनानाथ जी ने अजय से कहा कि बेटा, तुम्हारी मां नहीं मान रही, क्या कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? हम इसी फ्लैट में रह लेते हैं, तुम लोग चले जाओ, हम जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। इस पर अजय ने जो जवाब दिया, उसने दीनानाथ जी के पैरों तले से बची खुची जमीन भी खींच ली। अजय ने रूखेपन से कहा कि पिताजी, आप समझते क्यों नहीं? ये फ्लैट मैंने बेच दिया है। जिस पार्टी को बेचा है उसे अगले महीने पजेशन देना है। उसी पैसे से तो हम नए शहर में बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अब इस फ्लैट में रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे पास बस 20 दिन बचे हैं। 20 दिन बाद हमें ये घर खाली करना है। दीनानाथ जी सन्न रह गए। फ्लैट बेच दिया? उनसे पूछा तक नहीं गया। जिस घर के लिए उन्होंने अपना पुश्तैनी मकान आनंद भवन बेचा था, आज वो फ्लैट भी बिक चुका था और वे अब पूरी तरह से सड़क पर थे। अजय ने ये बात इतनी आसानी से कह दी जैसे उसने कोई पुराना सोफा बेचा हो। दीनानाथ जी को याद आया शर्मा जी का कहा हुआ, अपनी संपत्ति और आवाज का अधिकार कभी मत छोड़ना। आज वे उस गलती की कीमत चुका रहे थे। उनके पास अब सिर छिपाने की भी जगह नहीं थी। या तो वे आश्रम जाएं या सड़क पर रहें। घर पहुंचने पर सुमित्रा जी की हालत बिगड़ने लगी। सदमे और तनाव की वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वे बिस्तर पर लेट गई और जोर जोर से हांफने लगी। दीनानाथ जी घबरा गए।
उन्होंने अजय और विजय को आवाज दी, अरे सुनो, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। काफी देर बाद विजय कमरे में आया। उसने माँ को देखा और झुंझलाते हुए बोला कि पिताजी, माँ को नाटक करने की आदत है, आश्रम नहीं जाना चाहती, इसलिए ये सब कर रही है, पानी पिला दीजिए, ठीक हो जाएंगी। दीनानाथ जी चिल्लाए कि अरे बेवकूफ, देखो उनका शरीर ठंडा पड़ रहा है, ये नाटक नहीं है, जल्दी गाड़ी निकालो। दीनानाथ जी के गुस्से को देखकर बेटे थोड़ा सहम गए। बेमन से अजय ने गाड़ी निकाली और वे सुमित्रा जी को पास के एक सरकारी अस्पताल में ले गए। अजय ने कहा कि प्राइवेट में बहुत खर्चा होगा और अभी हमारे हाथ तंग हैं, सरकारी में दिखा देते हैं। अस्पताल की हालत बहुत खराब थी, भीड़ थी, गंदगी थी। डॉक्टर ने सुमित्रा जी को चेक किया और बताया कि इन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है। ज्यादा तनाव लेने की वजह से बीपी बहुत बढ़ गया था, उन्हें तुरंत भर्ती करना पड़ा। दीनानाथ जी पूरी रात अस्पताल के उस ठंडे बेंच पर बैठे रहे। अंदर वार्ड में सुमित्रा जी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और बाहर बेंच पर बैठा दीनानाथ जी अपनी गलतियों से लड़ रहे थे। अजय और विजय उन्हें छोड़कर घर चले गए थे, ये कहकर कि सुबह ऑफिस जाना है, पैकिंग करनी है, आप तो है ही यहाँ। दीनानाथ जी उस भीड़ भाड़ वाले अस्पताल में बिल्कुल अकेले थे। उनकी जेब में केवल 100-200 रुपए थे। अगर अभी डॉक्टर कोई महंगी दवाई मंगवा ले तो उन्हें अपने ही बेटों के सामने हाथ फैलाना पड़ता और वे बेटे शायद फोन भी न उठाते। उस रात दीनानाथ जी को अपनी पूरी जिंदगी रील की तरह याद आने लगी। कैसे उन्होंने बच्चों के लिए अपनी इच्छाएं मारी, कैसे उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कैसे उनकी हर जिद पूरी की, और बदले में आज उन्हें क्या मिला? ये अकेलापन, ये बेबसी, ये अपमान। उन्हें याद आया कि कैसे एक बार बचपन में विजय को बुखार आया था तो दीनानाथ जी पूरी रात उसे गोद में लेकर टहलते रहे थे, और आज जब उनकी मां अस्पताल में पड़ी है तो विजय घर जाकर सो गया। सुबह हुई, डॉक्टर ने बताया कि खतरा टल गया है, लेकिन मरीज को पूर्ण विश्राम की जरूरत है, कोई भी तनाव जानलेवा हो सकता है। दीनानाथ जी ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही एक नई चिंता सताने लगी। डॉक्टर कह रहे हैं तनाव नहीं देना और 20 दिन बाद उन्हें जबरदस्ती आश्रम भेजा जाएगा। ये तनाव तो जान ले लेगा। जब अजय और विजय अस्पताल आए तो उनके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि परेशानी के भाव थे। अजय ने आते ही कहा कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कब डिस्चार्ज करेंगे, हमारा पैकिंग का काम रुका पड़ा है। दीनानाथ जी ने बेटे को घूर कर देखा। पहली बार उनकी आंखों में पिता का प्यार नहीं बल्कि एक अजनबी की कठोरता थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, कुछ दिन लगेंगे। अजय ने कहा कि पिताजी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगर माँ ठीक है तो डिस्चार्ज करवा लेते हैं, घर पर आराम कर लेंगी। दीनानाथ जी ने मना कर दिया, लेकिन बेटों ने डॉक्टर पर दबाव डालकर अगले ही दिन डिस्चार्ज करवा लिया। घर वापस आकर माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। सुमित्रा जी अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, वे बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन बहुओं के लिए वे अब एक बोझ बन गई थी। रेखा बड़बड़ाती रहती कि एक तो पैकिंग का काम, ऊपर से ये बीमारी, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या क्या करूं। खाने की थाली कमरे में रखकर चली जाती, कोई ये देखने वाला नहीं था कि सुमित्रा जी ने खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं। दीनानाथ जी ही अब अपनी पत्नी के नर्स, डॉक्टर और सेवादार सब कुछ थे। एक दिन दोपहर में जब सुमित्रा जी सो रही थी, दीनानाथ जी हॉल में पानी लेने आए। उन्होंने देखा कि अजय और विजय किसी वकील के साथ बैठे हैं। वे कुछ कागजों पर चर्चा कर रहे थे। दीनानाथ जी की आहट सुनकर वे चुप हो गए। दीनानाथ जी ने पूछा कि ये कौन है? अजय ने कहा कि कुछ नहीं पिताजी, नए बिजनेस के कागजात हैं। लेकिन दीनानाथ जी की नजर मेज पर रखे कागजों पर पड़ गई थी। उस पर लिखा था पावर ऑफ अटॉर्नी और पेंशन ट्रांसफर फॉर्म। दीनानाथ जी का माथा ठनका। पेंशन? उनकी सरकारी पेंशन ही तो अब एकमात्र सहारा थी जो हर महीने आती थी और जिससे वे अपने छोटे मोटे खर्च चलाते थे। क्या अब इन लोगों की नजर उस पर भी है? वे चुपचाप पानी लेकर कमरे में आ गए, लेकिन उनके दिमाग में खतरे की घंटी बज चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये लोग जाने से पहले उन्हें पूरी तरह निचोड़ लेना चाहते हैं।
कमरे में आकर उन्होंने सुमित्रा जी को देखा, जो नींद में भी करहा रही थी। दीनानाथ जी ने तय कर लिया कि अब बहुत हो गया। उन्होंने 3 गलतियां की, लेकिन अब वे चौथी गलती नहीं करेंगे, चुप रहने